दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कर्नाटक का स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 एकेडमिक ईयर 24 to 25, जिसमें सब्जेक्ट है साइंस। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पार्ट। ओके ओके पार्ट सी बायोलॉजी। इसमें बीट नंबर 11 में दिया गया है एमसीक्यूज, जो कि फर्स्ट वाला एमसीक्यू है। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग प्लास्मोडियम इज ऑप्शन ए बडिंग, ऑप्शन बी फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऑप्शन डी मल्टीपल फिशन। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज मल्टीपल फिशन। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 27, पैरुवेट। कहाँ पे मसल सेल में रिएक्शन हो रही है, कुछ एक्स फॉर्म हो रहा है प्लस एनर्जी। कहाँ पे हो रही है रिएक्शन? साइटोप्लाज्म। हियर एक्स रिप्रेजेंट्स ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज लैक्टिक एसिड। एंड यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। Observe the female reproductive system given in figure A and figure B. The correct statement related to this figure is figure A, figure B. Option number A, fertilization of egg is possible in both of these structures. Option number B, fertilization of egg is possible in the structure of figure B. Option number C, fertilization of egg is possible only in the structure of figure A. Fertilization of egg is not possible in both of the structure. यहाँ पे अगर इन दोनों फिगर्स को आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे बंद बंद किया गया है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे है नॉर्मल, एकदम नॉर्मल है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज पॉसिबल ओनली इन द स्ट्रक्चर ऑफ फिगर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट बीट दी गई है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटा। इसलिए मैं आपको बुक रिफर करूंगा, आप जाइए बुक में देखिए और वहां से फुल डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम इन बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू मोर वेरिएशन, व्हाई? इसका आंसर आएगा ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस शुड बी मिनिमाइज्ड एंड व्हाई? Because they do not decompose naturally and can persist in the environment for 100 of years. हमें नेक्स्ट बीट में क्वेश्चन दिया गया है जो कि 2 मार्क्स के लिए है। How is ozone layer formed? Protection of ozone layer is necessary. Why? You reasons. And the answer is, आपको ओजोन लेयर के बारे में तो पता होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होती है, इसकी प्रोटेक्शन किस लिए जरूरी है। एंड द आंसर इज, द ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर व्हेन अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन splits ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 into individual oxygen atom O. These atoms then combine with other oxygen molecules to form ozone, that is O3. ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओके, एंड यहाँ पे हम देंगे इसके लिए कुछ, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट उसके आगे पूछा गया है प्रोटेक्शन ऑफ दिस इज नेसेसरी बाय यू रीजंस। तो इसकी प्रोटेक्शन किस लिए जरूरी है यहाँ पे हमें बताना होगा अच्छे से। प्रोटेक्शन इज नेसेसरी बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स द मेजॉरिटी ऑफ द सन्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन which can cause skin cancer, cataract and other health issues as damage to the environment। और यहाँ पे हमें और में क्वेश्चन पूछा गया है, how do Mendel's experiment show that parental traits are inherited independently to the offspring of the next generation?
सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ का क्वेश्चन पढ़ दिया, लेकिन हमें जानना है इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे हम 32 क्वेश्चन जा रहे थे ना, यहाँ पे इसके और वाले क्वेश्चन को पढ़ना है। सॉरी फॉर डेट। गिव एन एग्जाम्पल फॉर अ फूड चेन ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, हाउ डज दिस अफेक्ट ऑन डेट ऑफ फूड चेन। यहाँ पे हमें फूड चेन बताना है जो कि होना चाहिए एक्वेटिक इकोसिस्टम की, जहाँ पे अगर हम थर्ड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा फूड चेन पे। तो इसका आंसर है एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन इन एन एक्वेटिक सिस्टम इज अलगाई, जो कि होगा प्रोड्यूसर, स्मॉल फिश जो होगी प्राइमरी कंज्यूमर, और लार्जर फिश होगी जो होगी सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड बर्ड जो होगी टर्टरी कंज्यूमर। और यहाँ पे आगे हमें लिखना होगा व्हेन द लार्जर फिश, जो कि होगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये होगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये होगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था थर्ड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है when the larger fish third tropic level population increase then small fish population decreases। जो स्मॉल फिश की पॉपुलेशन वो डिक्रीज होगी क्योंकि जब ये बढ़ जाएंगे तो इन्हें ज़्यादा खाने लगेंगे, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। बर्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जो बर्ड की पॉपुलेशन वो इंक्रीज होगी क्योंकि जब ये लार्जर फिश की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनके लिए फूड बढ़ेगा, इसलिए इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। स्मॉल फिश विल बी गोइंग टू एक्सटिंक्ट, ये स्मॉल फिश है ये लोग इसे इतनी हद तक खाएंगे कि वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। Let us move to the next question, that is question number 33। Round seed producing RRP plant is hybridized with twinkle seed producing RRP plant. Mention the results obtained in F2 generation with the help of a checkerboard. Write the genotypic ratio of plant types। ये हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, गिवन इन टेक्स्ट बुक। आप इसे टेक्स्ट बुक रेफर कीजिए और वहां से आप लिखिए ऐसे प्लीज। ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि होगा नेक्स्ट बीट में, बीट नंबर 14 में 34th क्वेश्चन। हाउ इज द सेक्स ऑफ अ child will be determined in the human being। Answer is the sex of a child is determined by the sex chromosome inherited from the parents। Human beings have 23 pairs of chromosomes, including one pair of sex chromosome। Females have 2x chromosomes, while males have one X and one Y chromosome, that is XY। During fertilization, the egg cell from the mother always carries an X chromosome. The sperm cell from the father can carry either an X or a Y chromosome। If a sperm cell carrying an X chromosome fertilizes the egg, the resulting offspring will be female, that is XX। If a sperm cell carrying a Y chromosome fertilizes the egg, then the offspring will be male, X1। और यहाँ पे और में क्वेश्चन पूछा गया है हमें, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो that the parental traits are inherited independently to the offspring of next generation। आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहा है, इसलिए आपको आंसर लिखना होगा, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। मेंडल एक्सपेरिमेंट particularly his hybrid cross demonstrate that parental traits are inherited independently in offspring। This is shown through the following: dihybrid cross, Mendel cross pea plant differing in two traits, example seed color and seed shape। F1 generation, the first generation S1 showed only the dominant trait, indicating that one trait does not influence the expression of another।
F2 generation, the second generation F2 displayed all possible combinations of the traits in 9:3:3:1 ratio. These phenotypic ratios showed that the traits assorted independently, producing new combination not seen in the parents. This leads to the formation of independent assortment. Okay, friends, let us move to the next question. That is question number 35. How are phototropism, thaumatropism, and chemotropism coordinated in the apparent movement of creepers? Creepers meaning climbing up plants towards particular direction. And the answer is the tropisms work together to ensure the creeper grows in a way that optimizes its access to resources and support. First one is phototropism, directs the creeper towards light for photosynthesis. Thaumatropism enables the creeper to find and attach to support for climbing. Chemotropism can guide the creeper's growth towards beneficial substances. यहाँ पे मैंने फोटोट्रोपिज्म को भी एक्सप्लेन किया, थिग्मोट्रोपिज्म को भी एक्सप्लेन किया एंड केमोट्रोपिज्म को भी एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमें और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन, एस्ट्रोजन एंड थायरोक्सिन हार्मोन इन आवर बॉडी। हमें लिखना होगा कुछ इस तरीके से, the roles of these chemicals are, first one is insulin, produced by pancreas. Insulin regulates carbohydrate and fat metabolism, primarily controlling blood glucose level. जो कि पैनक्रियास है, ये इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों भी है। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब इसे भी याद रखिए। जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो डायबिटीज पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि उनके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाए। और यहाँ पे हमें सेकेंड हार्मोन है, दैट इज एस्ट्रोजन, प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज क्रूशियल फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Estrogen also influences metabolism, fat distribution, and insulin action. And next one, the hormone is thyroxine, produced by thyroid gland, regulates metabolism, supports heart and muscle function, promotes brain development, and maintains bone health. यहाँ पे ये भी हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 36. What is cross pollination? What are the changes that occur in flower after fertilization? उसका आंसर होगा हमें यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन को डिफाइन करना है और जो चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट में वो बताने हैं। उसका आंसर होगा, क्रॉस पॉलिनेशन की डिफिनेशन है, द ट्रांसफर ऑफ pollen from the anther of a flower to the stigma of a flower on a different plant. It is essential for genetic diversity in plants. Changes occur after fertilization or the petals dry and fall off. Second one point, the ovary develops into a fruit. And third point, the ovules develop into seeds. Fourth point, the embryo and polar nuclei divide to produce a young embryo and endosperm. और यहाँ पे हमें नेक्स्ट बीट दैट इज बीट नंबर 15, जहाँ पे 37 क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेरिब्रम एंड सेकंड वन इज सेरिब्रम। उसका आंसर आप बुक को रेफर करूंगा, बुक में अच्छे से डायग्राम उतारा हुआ, प्लीज प्रैक्टिस द डायग्राम मोर एंड मोर बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इन साइंस। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बीट नंबर 16 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें से 38 में दो पार्ट पूछे गए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सबसे पहले हम पार्ट ए को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। सबसे पहले हम पार्ट ए के आंसर को डिफाइन करेंगे।
The process of digestion in the small intestine involves mixing food with bile and pancreatic juices, absorption of nutrients, and movement of undigested food to the large intestine. And double circulation के बारे में, double circulation ensures efficient oxygen and nutrient delivery throughout the body. ये है significance of double circulation system in human body. Let us move to the next one, that is part B. What are the difference between xylem and phloem tissue? आपको पता, यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिखना है, द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर स्टेटेड बिलो लिखना होगा ताकि आंसर बड़ा दिख सके। सबसे पहले हम जाइलम लिखेंगे, फिर फ्लोएम लिखेंगे। यहाँ पे आपको अच्छे से बॉक्स ड्रॉ करना है, फिर आपको पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट वाला, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट जो कि करता है जाइलम। एंड फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट फूड्स फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। एंड जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल, अपवर्ड फ्रॉम फ्रूट, यूनिडायरेक्शनल में वर्क करता है। और जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल वर्क करता है, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और थर्ड पॉइंट है, प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ वास्कुलर बंडल। जाइलम प्रेजेंट होता है वास्कुलर बंडल में, और जो फ्लोएम होता है प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द वास्कुलर बंडल। और जो जाइलम होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसे एनर्जी नहीं लगती है जाइलम को ट्रांसपोर्ट करने में। एंड फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें रिक्वायर्स एनर्जी एंड विच इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आपको एटीपी का डिफिनेशन पता होना चाहिए। व्हाट इज एटीपी? फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Okay friends, I hope you enjoyed this video and we will meet in the next video. Please comment what you want, I will teach you. Okay, share with your friends and please comment down if आपको जो भी इसमें गलत दिखा हो, जो भी इसमें गलती हुई हो, उसे कमेंट कीजिए ताकि मैं देख सकूं और उसे एनालाइज कर सकूं और अगली वीडियो में उसे अच्छे से कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं कमेंट में पिन कर दूंगा अगली वीडियोस की लिंक। ओके फ्रेंड्स।